बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम हैं तो असल में फ़िज़िक्स में, लेकिन हम केमिस्ट्री में एक खूबसूरत मोड़ पे खड़े। अब हम आगे बढ़ने से पहले पीछे एक चार्ट रह गया था। चार्ट तो नहीं है, ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ये करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरा प्रॉमिस था कि मैं पढ़ूंगा आपके सामने। ऐसी चीज़ें छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। Do you know any element having no neutrons in its atom? क्या कोई ऐसा एलिमेंट भी है जिसमें कोई न्यूट्रॉन ना हो, सिर्फ एक ही है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, who discovered an electron, a proton and a neutron? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, प्रोटॉन गोल्डस्टाइन, लेकिन कंफर्म बाद में हुआ जाके, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम ए न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहली बात तो ये वज़न का फ़र्क है। तकरीबन 2000 गुना ज़्यादा भारी है न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज भी कोई नहीं है। ठीक। एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड से निकलती नहीं है, ठीक, ये निकलती हैं बीच में से, डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में गैस की आयनाइजेशन से रिलीज होती हैं। ठीक। तो लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जो कैथोड था उसमें होल्स कर दिए थे। सबसे जो अमेजिंग ट्रिक है ना इसमें यही है। ठीक है, यस। ऐसा ही है ना। ये है कैथोड, ये बैटरी के नेगेटिव से लगेगा और ये पॉजिटिव से। ठीक है। और इसमें क्या थे? होल्स थे। तो अब काफ़ी बड़े होल्स कर दिए मैंने। ठीक। ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें से यहाँ से गुजर जाती हैं, इस तरह ये फॉर्म्ड होती हैं और दूसरी तरफ नज़र आती हैं। लेकिन ये पैदा बीच में से होती हैं, सॉरी, यहाँ से नहीं पैदा होती, ये यहाँ से पैदा होती हैं और बीच में से गुजर जाती हैं। ठीक है। और ये पैदा होती हैं गैस की आयनाइजेशन से। गैस पे कैथोड रेज टकराएंगी, गैस आयनाइज हो जाएगी क्योंकि गैस इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी। ठीक है, गैस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी। ये इसका तरीका है। और ये अब जो आयनाइज्ड गैस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी कैथोड की तरफ। हो गई सारी बातें। अब हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत ही अहम और तारीखी एक्सपेरिमेंट है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों को जिसने बदल के रख दिया। यस। ठीक है। एक ऐसी थ्योरी की इसने बुनियाद डाली कि जिसने एक साथ कई फील्ड्स को झिंझोड़ा है इसने। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था और इसने इंग्लैंड में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। खुद शायद ये न्यूजीलैंड का था, मुझे कंफर्म नहीं है, बट शायद ये न्यूजीलैंड का था और इसने इंग्लैंड में आके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने। Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. He bombarded alpha particles in a 0.00004 centimeter thick gold foil
Alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. These are actually helium nuclei and they can penetrate through matter to some extent. उसने क्या किया, गोल्ड फाइल की जो रदरफोर्ड की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो कुछ ऐसी ही थी जैसी हम एक्सरेज में करते हैं। ठीक है, एक्सरेज आपको पता है कि हड्डियों को दिखा सकती हैं। ठीक है, हड्डी टूटी हुई हो, आप एक्सरे पास करें, एक्सरे गुजर जाएगी, अंदर की कुछ सूरत हाल नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसी ही स्ट्रेटजी रदरफोर्ड के माइंड में थी, क्योंकि वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में जानता था। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा पीरियोडिक टेबल की जो नीचे ख़ानदान है ना, मैंने आपसे कहा था एलिमेंट्स के, वो ख़तरनाक हैं, उनसे शुआएँ निकलती हैं। उन शुआओं में से एक किस्म अल्फ़ा की भी है। अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज वाले ज़र्रात हैं जो बहुत तेज़ी से निकलते हैं, बहुत तेज़ी से निकलते हैं, और ये मैटर के आर पार गुजर जाते हैं। जैसे बम फटता है तो टुकड़े निकलते हैं। yes, आप यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस अंदर टूटते हैं एटमों के, तो उनसे अल्फा ऐसे निकलते हैं जैसे बम में से पार्टिकल्स निकलते हैं। तो रदरफोर्ड के पास एक ऐसी चीज़ आ गई थी जिसको वो सोचता था कि इसको इस्तेमाल किया जाए और एटम के अंदर से इसको गुजारा जाए। जब ये निकलेंगे तो देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि हमें अंदर की कुछ खबर मिले। yes, ठीक है, तो एटम के अंदर की खबर पाने के लिए उसने सोचा कि इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा तो होगा तब जब हम बारीक शीट इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एटमों की इतनी मोटी दीवार हो कि अल्फा उसमें ही फंस के रह जाए, दूसरी तरफ से निकले ही ना, और हमें क्या पता चलेगा जब निकलेगा ही नहीं तो। yes, ठीक है, ज़रूरी ये था कि वो चाहता था दूसरी तरफ से लाजमी निकले। ठीक है, yes, दूसरी तरफ से yeah, बरामद हो जाए, और बरामद भी हो जाए और कम से कम एटमों से टकरा कर आए, ताकि मुझे सिंगल एटम के बारे में इंफॉर्मेशन हो। अगर ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम से टकराए तो फिर मालूमात भी नहीं मिलेगी कि सिंगल एटम कैसा है। ठीक है, इस वास्ते वो ये चाहता था कि बारीक से बारीक चीज़ इस्तेमाल की जाए। गोल्ड फॉयल आपको पता है, सोना या चांदी के जो वर्क होते हैं उनको बहुत बारीक कूट कूट कर बहुत बारीक किया जाता है। तो उसने जो गोल्ड का वर्क इस्तेमाल किया था उसकी थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर। अब आप इसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकेगा। मैं सब मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये आएगा मिलीमीटर का 10,000वां हिस्सा। माइक्रो में कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हमें पता है माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का साइज़ होता है। 6 डिजिट आगे ले जाएं इसको, 4 5 और ये 1 0 बढ़ा दें, 40 माइक्रोमीटर साइज़ का था। ठीक है, yes, गोल्ड का वर्क अभी भी काफ़ी थिक था, है ना? सही है? yes, आप अगर देखें तो एटमों के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोटी दीवार थी। ठीक है, yes, 40 माइक्रोमीटर। अब आपको पता है एटम का साइज नैनोमीटर से भी कम होता है। चलें 2 एटमों का 1 नैनोमीटर बना लें, वैसे गोल्ड एटम बहुत छोटा होता है। ठीक है, शायद 1 नैनोमीटर में 3 बैठते हैं गोल्ड के एटम। ठीक है, तो चलिए हम नैनोमीटर कर लेते हैं, तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि 40 माइक्रोमीटर है। अब इसको नैनो से डिवाइड करेंगे, 10 की पावर माइनस माइक्रोमीटर और नैनो, हाँ, 10 की पावर -9 हो गया, माइक्रो हो गया -6। ठीक, तो फिर भी आपके पास 1000 बच रहा है, -3 ऊपर जाके 40,000 नैनोमीटर बनेगा। हज़ारों एटमों की एग्जिस्टेंस है अभी भी, समझे आप? yes, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एटम। ठीक है, गोल्ड फॉयल में अभी भी इसकी थिकनेस में क्या होंगे, हज़ारों एटम्स होंगे, लेकिन लाखों नहीं होंगे, इतना बता दूं आपको। ठीक है, गोल्ड फॉयल की थिकनेस में
हज़ारों होंगे लेकिन लाखों नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट इसीलिए कामयाब हो गया। ठीक है, लाखों या करोड़ों एटम नहीं, वो हज़ारों पर ले आया, इतना थिन कर दिया उसने, इतना थिन पेपर ले आया वो। अब देखें क्या किया उसने। ही ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट or the screen located with zinc sulfide as shown in figure 2.3. He proved that the plum pudding model of the atom was not correct. उसने गोल्ड फॉयल को इस्तेमाल, उसने जिंक सल्फाइड को इस्तेमाल किया, और यहाँ तो कोई ऐसी फिगर में शो नहीं की गई जिंक सल्फाइड की जो यहाँ ऊपर दिखाई गई है कि जैसे फिगर में दिखाया गया है। कहाँ है जिंक सल्फाइड? ऐसे ही हमें झूठी उम्मीद दिलाई जा रही है। हुआ ये कि मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये गोल्ड का पेपर था ना, ऐसे रखा हुआ, ठीक है। तो इसने अल्फा, ये गोल्ड पेपर हो गया। थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ अल्फा पार्टिकल का सोर्स ये है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ठीक है। समझ लें आप, रदरफोर्ड की गन है ये। गन क्या है? गन। इसमें इसने ऐसा एलिमेंट रखा हुआ है जिसमें बम फाट रहे हैं, मतलब उसके न्यूक्लियस फाट रहे हैं, और उनसे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। आगे उसने गोल्ड फॉयल रख दिए, ठीक है, इधर रख दिया उसने, ठीक है। गोल्ड का पेपर रख दिया उसने, ठीक है। अब उसने इस सारे एक्सपेरिमेंट को एक साइलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, कि शीट से कवर कर दिया इसने, गोल गोल, ठीक है। गोल गोल कवर कर दिया इसने। और ये शीट जो है ना, ये ZnS की है, जिंक सल्फाइड की है। जिंक सल्फाइड की खूबी ये है कि जब कोई हाई एनर्जी वाला ज़र्रा इससे टकराता है तो ये रोशनी पैदा करता है और चमक पैदा करता है, ठीक है। तो इसको पता था कि अल्फा पार्टिकल्स जब इसमें से गुजरेंगे गोल्ड फॉयल में से तो मुझे इस तरफ चमक देंगे। क्या देंगे? चमक। और ऐसे ही हुआ, खूब जुगनू चमकने लगे दूसरी तरफ, हर सेकंड में कई, ठीक है। यस। कुछ थोड़े हटके भी थे, ठीक है, कुछ ज़्यादा हटके भी थे, लेकिन हर बार काफ़ी टाइम के बाद कभी कभार इस तरफ भी चमक आती थी, यस। ठीक है। कभी कभार इस तरफ भी आ जाती थी, कभी कभार इस तरफ भी आ जाती थी। वो इस चीज़ से बड़ा हैरान था। ये हैरत की बात नहीं थी कि दूसरी तरफ चमक जा रही है, उसको तो पता था कि गोल्ड फॉइल इतनी थिन रखी है मैंने, यस। और अल्फ़ा मामूली नहीं है, अल्फ़ा बड़ा हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है, वो इसमें से गुजर जाएगा, ठीक है। यस। वो इसमें से गुजर जाएगा। उसको गुजरने पर कोई ताज्जुब नहीं था, उसे इस बात पे बड़ा ताज्जुब था कि ये अंदर से टकरा के बाहर क्यों आ गया है, ठीक है, और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट क्यों हो गया है। बम फटे, हाँ, यस। और खुदा ना खास्ता उसके कुछ टुकड़े इंसान को लगें, कुछ टुकड़े आर पार हो जाएं, कुछ टुकड़े अंदर टकरा के किसी चीज़ से और बाहर निकल जाएं सीधे वापस। अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। गुजर गए वो तो समझ में आ जाएगा। आखिर उस उस इंसान सुपरमैन में आखिर अंदर क्या है इतना सख्त जिससे बम का टुकड़ा टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, भले एक टुकड़ा भी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए। यस। हाँ, कोई ऐसा इंसान हो जिसको बहुत सारी, मैं एक जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ, ठीक है, सबको खुदा सलामत रखे, लेकिन अगर बहुत सारी गोलियां लगें, सारी आर पार हो जाएं, एक टकरा के सीधे वापस आए, जिसने गोलियां चलाई हैं उसको आके लग जाए उसकी बॉडी से, हैरत तो होगी, भले एक गोली भी वापस आ जाए। यस। तो इसका क्या हुआ कि 8,000 फायर दूसरी तरफ जा रहे थे। 8,000 में से एक वापस आता था। उसको इन 8,000 की परवाह नहीं थी। रदरफोर्ड को इस एक ने सोच में मुब्तला कर दिया कि ये एक क्यों वापस आता है।
यस इसका मतलब डेली वो जब एक्सपेरिमेंट रन करता था तो कई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक दो तो नहीं आ रहे होते थे ना, वो तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आ रहे होते थे, ठीक है। तो डेली कई बार चमक इस तरफ नज़र आती थी यस और उसके स्टूडेंट अंधेरे कमरे में बैठकर कॉपी पेंसिल लेके स्टूडेंट्स को बिठाता था, यस ठीक है। साइंटिस्ट हमेशा स्टूडेंट्स को साथ ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में। तो उसके स्टूडेंट्स बैठ के देखते रहते थे चारों तरफ, ठीक। एक इधर बिठा दिया, ठीक है। यकीनन उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल काम रहा होगा, है ना, बैठ के देखते रहो। चले उधर देखना तो फिर आसान है, कुछ हो तो रहा है ना, इस तरफ हो रहा होता कुछ नहीं था, ठीक है। कभी कभार चमक दिखाई देती थी और वो यही कहता था आंखें खोल के बैठना, ऐसा ना हो चमक हो तुम आंखें झपका दो उस टाइम, ठीक है। चमक को नोट करना है कितनी दफ़ा चमक आई है बैक साइड पे, ठीक है। दैट वाज रियली अमेजिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इधर से ऑब्जर्व हो रहा था, इधर से ऑब्जर्व हो रहा था और वो चमक नोट करते थे। क्या ऑब्जर्व किया उसने, ठीक है, अब आप देखते हैं, ठीक है, कि रदरफोर्ड ने आखिर क्या नतीजा निकाला इस चीज़ से। ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड वर एज फॉलोज: almost all the particles passed through the foil undeflected. तकरीबन सारे, तकरीबन की बात है, लफ्ज़ तकरीबन है, उसमें से सीधे सीधे गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़े, ठीक। हालांकि हजारों एटमों की दीवार है लेकिन लाखों की नहीं है, यस ठीक। अच्छा, out of 20,000 particles only few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil. 20,000 में से चंद, अब इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना चंद, यस ठीक है। मैंने एक के लिहाज से बताया, चंद मतलब 4-5, ठीक है, होंगे। तो फिर इस लिहाज से वही रेशो सही बनता है, 1:8,000, ठीक है। तो 20,000 में से चंद ज़रात होते थे जो वापस आते थे या तेज़ एंगल पर मुड़ जाते थे यस और कुछ वापस भी आ जाते थे टकरा के। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकला? कीपिंग इन व्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड proposed planetary model for an atom and concluded following results. इसने प्लानिटरी मॉडल पेश किया और उसने ये नतीजा निकाला। प्लानिटरी मॉडल आपको पता है कि प्लैनेट कैसे, जैसे बीच में सन है, ठीक है, यस और सारे प्लैनेट्स इसके गर्दिश करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड के माइंड में प्लानिटरी मॉडल आया, ठीक है, जो थोड़ा बेहतर था, ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल से, ठीक है। देखते हैं आगे क्या था। Since most of the particles passed through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. क्योंकि ज़्यादातर ज़रात उसमें से गुजर गए, इसलिए ज़्यादातर जो वॉल्यूम है ना एटम का वो खाली है, ठीक। ज़्यादातर ज़्यादातर वॉल्यूम एटम का खाली है। अब आप जानते हैं, देखें, अगर मैं इस दीवार में मैं बनाऊं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एटम्स, ठीक है, वो जानता था कि एटम्स अभी भी फॉइल में बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रात इसमें से सीधे गुजर गए। इसका मतलब क्या है कि अभी भी खाली जगह बहुत है, मैंने इतनी खाली जगह नहीं बनाई। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा है, ठीक है, शायद इतना, इतने बड़े का शायद इतना हो या उससे भी कम, ठीक है, वैसे असल में कम होता है, ठीक है। यस शायद इतना अगर न्यूक्लियस हो तो एटम का साइज हो सकता है, अगर इतना हो तो हो सकता है कई मीटर का एटम होगा। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक, कि एटम कितना, अगर आप अगर आप मटर के दाने जितना न्यूक्लियस लें, कितना,
मटर के दाने। मटर के दाने जितना। तो जो एटम का साइज है ना, यस वो कम से कम 20-25 मीटर से ज़्यादा उसका वो हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा एटम का। यस ठीक है, तो एटम का बहुत ह्यूज वॉल्यूम खाली है। मेरे पास कोई इस वक्त ज़्यादा अच्छी मिसाल नहीं है, ठीक है, जिससे मैं आपको ये समझा सकूं कि एटम का कितना हिस्सा खाली है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 99.9999 पता नहीं कितने 6-7 9 होते हैं % खाली है एटम। ठीक है, the deflection of few particles proved that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom। क्योंकि कुछ ज़रा टकरा के वापस आए थे, ये इस बात का सबूत है कि एटम सारा खाली नहीं है, 100% खाली नहीं। नहीं है। 0.00000000 जाके कहीं 1 ज़रूर है। यस ठीक है, हज़ारों या लाखों में से कोई एक वॉल्यूम है जो भरा हुआ है। ठीक है, द कंप्लीट rebounds of few particles show that the nucleus is very dense and hard। टकरा के अल्फा पार्टिकल का वापस आना ये बात प्रूव करता है कि न्यूक्लियस बहुत भारी है और बहुत सख्त है। यस Since a few particles were deflected, it shows that the size of nucleus is very small as compared to the total volume of atom। इससे ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो भारी बहुत है, लेकिन है बहुत छोटा। यस ठीक है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत भारी है। ठीक है, बहुत छोटा लेकिन बहुत बहुत भारी। भारी है। ठीक है, यस नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, चलें भारी है, सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। और एक और चीज़ भी है, न्यूक्लियस का चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये यहाँ बताया गया है? नहीं बताया गया ना अभी तक। इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि रिवॉल्व वाली बात क्या है। ठीक है, ये बात मेरे ऊपर उधार हो गई, आगे बढ़ते हैं। An atom as a whole is neutral, therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। ठीक है, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं। ये बात तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले से भी पता थी। ठीक है, except electrons, all of other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। सारे, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से तो नहीं पता चलता, ये पॉइंट तो छोड़ दें। ठीक है, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चलता है। एक अहम पॉइंट इसमें मिसिंग है। ठीक, प्रूव दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है, मिल गया, सही है। यस ये वो पॉइंट है मैं ढूंढ रहा था। इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है ना जो टकराया था। अगर अल्फा पॉजिटिव है और वो टकरा के वापस आ रहा है, ठीक, तो न्यूक्लियस खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा तभी तो टकरा के वापस आएगा। अगर न्यूक्लियस नेगेटिव होता तो अल्फा जाके उससे चिपक जाता, है ना। यस इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिव चार्ज का है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का है। अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं और प्रोटॉन प्लस होते हैं, तो न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन जाके बैठा होगा या प्रोटॉन, प्रोटॉन जाके बैठा होगा, तभी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, इसलिए वो समझ गया अगर अंदर प्रोटॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिर बाहर होंगे। यस अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हैं तो वो गिर जाएंगे, अगर घूमेंगे तो नहीं गिरेंगे। इसलिए उसके जहन में सीधे सीधे यही बात आई कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं।
और यहीं से उसके माइंड में ये बात आई, क्योंकि एक सबूत था कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक, अब हम यहाँ सन की जगह न्यूक्लियस लगा देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस वाला न्यूक्लियस है रदरफोर्ड का न्यूक्लियस। ठीक, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स के पास एक ही ऑप्शन है कि वो बाहर रहे, Yes. और अगर उनको अपनी जगह पे कायम रहना है तो वो घूमते रहें। ठीक है, ठीक है। यही तरीका है उनके पास। और उसको ये बात समझ में आ गई कि एटम असल में इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, प्लानिटरी मॉडल में तो एक होता है, इसने सोचा यहाँ कई कई घूमते होंगे ऑर्बिट में। ठीक है, इस तरह रदरफोर्ड ने प्लम पडिंग मॉडल से जान छुड़ाई हमारी। ठीक, और कुछ थोड़ा गुड लुकिंग मॉडल हमें प्रोवाइड किए। ठीक है, वैसे शक्ल के एतबार से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं था रदरफोर्ड। ठीक है, फंक्शन के एतबार से कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको पता है साइंटिफिक थ्योरी बनाना, साइंटिफिक थ्योरी लेके आना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक, लोग चैलेंज करते हैं, चैलेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा। रदरफोर्ड वॉज ए ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट। सही था। ठीक है, सही बात याद थी मुझे कि न्यूजीलैंड का था। Yes. He performed a series of experiments using a particle and he won 1908 Nobel Prize in Chemistry. In 1911, he proposed the nuclear model of the atom and performed the first experiment in split atom. Because of his great contribution, he is considered the father of nuclear science. इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है। ठीक, इसका ये बड़ा कारनामा है कि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया एटम के अंदर से। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट्स क्या हैं, इसमें क्या कमी है? असल में दो गिरोह थे साइंसदानों के, वो दो अलग अलग फील्ड के थे। Yes. उन्होंने इतराज़ात, दो ऐसे इतराज़ात ला के खड़े कर दिए कि मॉडल में दरारें पड़ गई आते साथ ही। इतराज़ात पे जाने से पहले रदरफोर्ड का जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है ना, और उसका ये पता लगाना कि एटम ज़्यादातर खाली है। ठीक, मतलब उसमें लाखों यूनिट स्पेस खाली है। ठीक, और बहुत थोड़ी स्पेस में सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट इज एन अमेजिंग डिस्कवरी, है ना? बहुत अमेजिंग डिस्कवरी है रदरफोर्ड की ये। अब हम इसके दो इतराज़ात को स्टडी करेंगे। जो डिफरेंट फील्ड से आए थे। ठीक है, एक फील्ड से और एक साइंसदान के नहीं थे ये। Although Rutherford's experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it had following defects. इसमें एक इतराज़ आ गया। ठीक है, आज भी कई साइंटिफिक थ्योरीज हैं जिनमें बड़े मसाइल हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं। इससे थ्योरी की वैल्यू कम नहीं होती। क्या गलत है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, साइंस में आप अगर हज़ारों गलत थ्योरीज बनाते हैं, उसमें से एक बात सही निकलती है, उस एक सही बात की वैल्यू होगी। ठीक है, उस एक सही बात की कदर होगी। ठीक है, साइंस इसने इसी तरह ही तरक्की की है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज्ड पार्टिकल्स should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. Classical theory of radiation. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ब्रांच है, वहां से इतराज आया। पहला इतराज कहाँ से आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EMT। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे न्यूटन के तीन कानून है ना। ठीक है, 3 लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है।
ठीक है, वो आपकी शायद अगले उसमें आएगी, ठीक है, मैट्रिक की फिजिक्स में उसका चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की और चार्जेस की हरकत को स्टडी करती है, खाली ऑब्जेक्ट्स की मोशन को नहीं स्टडी करती मैकेनिक्स की तरह, ठीक है। ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिन पर चार्ज होता है, उनकी हरकत को स्टडी करती है, ठीक है। Yes. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वालों की तहकीक ये बताती है कि अगर एक चार्ज है, मसलन ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बना देते हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये रुका हुआ है तो इसके गिर्द एक फील्ड होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ एक ऐसा इलाका होगा जहां इसका असर होगा, असर रसूख होगा इसका, ठीक है, यस और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक ये चार्ज एट रेस्ट है जब इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। यस अब अगला स्टेप ये है कि अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और अब ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसकी वेलोसिटी जो है अब नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है, यस ठीक है। इस सूरत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वालों की तहकीक ये बताती है कि इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक और फोर्स भी होगी, एक और फील्ड भी होगी, वो है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक जी, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ इसके गिर्द चक्कर काट रही होगी, तवाफ कर रही होगी इसका, यस ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ई के साथ साथ बी भी होगा, फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, दोनों वेक्टर्स हैं इसलिए एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। यस सर अब आपको समझ में आया कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जब उसके पास नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। नेक्स्ट स्टेप है, अगर वो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बजाय एक और काम करे, वो एक्सेलरेट करे, ठीक है, यस ये रेस्ट है, ये मोशन है, और ये एक्सेलरेशन है। अगर चार्ज की वेलोसिटी तब्दील हो, वेलोसिटी में इजाफा हो, जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 तो है, मसलन है तो फिक्स, कोई भी फिक्स क्वांटिटी है, 10 है, 15 है, जो भी है फिक्स। अगर फिक्स ना रहे बल्कि उसमें इजाफा हो, चार्ज एक्सेलरेट करे, अब हम नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है और अब ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है अब वो डेल्टा वी है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यस जिसमें वेलोसिटी तो है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है, यस लेकिन मैं ऐसा कर देता हूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि फिक्स वेलोसिटी से है तो डेल्टा वी इक्वल टू 0 कर देता हूँ, मतलब इसके पास वेलोसिटी तो है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, यस ठीक है। इधर क्या है, ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है, जब एक्सेलरेट कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो तीसरी कंडीशन है, इसमें सबसे अमेजिंग काम होता है, ये कहते हैं कि जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वालों की तहकीक ये बताती है कि चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी शुआएं पैदा करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। यही काम आपके सेल फोन में हो रहा है, यस यही काम खंबे में हो रहा है। जब आप बात करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, तो वो शुआएं पैदा करते हैं, इनविजिबल सिग्नल पैदा करते हैं, यस वो सिग्नल खंबे पर जाते हैं, खंबे के इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेलरेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं, लहरें पैदा करते हैं जो आपकी तरफ आती हैं और Yes. बातचीत हो सकती है, ठीक है। तो ये चार्ज के एक्सेलरेशन के नतीजे में हो रहा है, ठीक है। यस तो ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज एक्सेलरेट करे और लहरें पैदा ना हो, ऐसा
Yes. नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले इसको नामुमकिन समझते हैं। पानी में कंकर फेंको और लहरें ना बने, हो सकता है ऐसा? हाँ, सकता पानी का तालाब है बिल्कुल रुका हुआ सुकून में, तुम उसमें कंकर फेंको और उसमें लहरें पैदा ना हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता है। ठीक। अब उन्होंने जब उनकी देखें आप तहकीक कितनी अजीब और बारीक तहकीक है, उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो ये जब घूमेगा, जब कोई चीज़ घूमती है तो मुसलसल डायरेक्शन बदलती है कि नहीं बदलती? बदलती। बदलती है। आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जब बदलेगी तो एक्सेलरेशन तो लाजमी पैदा होगा। यस। ठीक है, ये v1 हो जाएगी, ये v2 हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी कुछ और है। जब वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक, किसी भी टाइम में, तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है। चाहे 1 सेकंड में हो, 2 में, जितने वक्त में भी वेलोसिटी बदले वो एक्सेलरेशन है। और जब एक्सेलरेशन है और ये पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है, एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शुआ पैदा होनी चाहिए, एक लहर पैदा होनी चाहिए। ठीक, तो अगर ये शुआएं पैदा करेगा तो इसका मतलब इसकी अपनी एनर्जी कम होती जाएगी। यस। क्या होती जाएगी? कम होती। कम होती जाएगी। और जब इसकी अपनी एनर्जी कम होती जाएगी तो घूमने की रफ्तार भी कम होती जाएगी। जब घूमने की रफ्तार कम होगी तो न्यूक्लियस इसको खींच लेगा अपनी तरफ और ये मिला के गिर जाएगा। यस। जब ये गिर जाएगा तो कोई एटम नहीं होगा, नो एटम। कैसा एतराज है? दलील है कि नहीं है? यस सर। कच्ची बात तो नहीं की ना उन्होंने, नहीं। बात के पीछे मजबूत दलील है। ठीक है, मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो हम कभी कभार खेलते थे, ग्लास वगैरह या कोई ऐसा मग ले आते थे। मग होता है ना, यस। ठीक है, मग में हम कंचा रख के उसको घुमाते थे। उसमें घूमता है ना कंचा, यस। इस किस्म के बर्तन में। यस। ठीक है, गोल गोल बर्तन हो, अगर उसकी बाउंड्रीज हो गोल गोल, ठीक है, गोल गोल। अब उसमें आप मार्बल डालें, गोल गोल मार्बल, ठीक है, और मार्बल घूमे और आप मग को हिलाएं तो मार्बल गोल गोल घूमेगा। ठीक है, यस। लेकिन जैसे ही आप छोड़ें, क्योंकि वो आवाज़ भी पैदा करता है ना, मज़े की आवाज़ पैदा करता है, ठीक है, और उसी आवाज़ से इसकी एनर्जी ज़ाय हो रही होती है। यस सर। फ्रिक्शन, लहरें पैदा कर रहा है। ठीक, जैसे ही आप मग को स्टॉप करेंगे, 1-2 चक्कर लगाने के बाद गिर जाता है, यस सर। क्योंकि इस अपनी एनर्जी मुसलसल ज़ाय कर रहा है। उन्होंने यही कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, चार्ज पार्टिकल है, मुसलसल घूम रहा है, अपनी एनर्जी ज़ाय करेगा। जब वो अपनी एनर्जी ज़ाय करेगा तो वो मुसलसल कैसे घूम सकता है? जो ज़मीन के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो कोई चार्ज पार्टिकल्स तो नहीं है, वो तो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। वो घूम रहे हैं, वो कोई एनर्जी तो ज़ाय नहीं कर रहे, वो तो घूम सकते हैं। यस। तुम्हारा एटम क्यों घूम रहा है? उसके इलेक्ट्रॉन क्यों मुसलसल घूम रहे हैं? जब एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं तो वो मुसलसल कैसे घूम रहे हैं? ठीक, वो स्लो होके गिर क्यों नहीं रहे? ठीक, इसलिए अब आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज एंड इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, मुसलसल। दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बिल आखिर उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ठीक है, यस। दूसरा एतराज अब आप सुने। इफ, ये अलग फील्ड से आया था, अलग फील्ड का ग्रुप के साइंसदान खड़े हो गए और उन्होंने एतराज उठा दिया। इफ द न्यूक्लियस, if the electrons, sorry, if the electrons emit energy continuously, they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed. टेक्निकल बात है ये, ठीक है, समझने के लिए अगेन आपको एक और फिजिक्स की फील्ड की एक बात समझानी होगी। फिजिक्स की एक फील्ड है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसमें हम, आपको लफ्ज़ स्पेक्ट्रम ही नहीं पता होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपने बारिश के बाद जो कौसे कज़ा बनती है वो देखी है? हाँ, रंगों की कमान होती है पूरी। ठीक है, रंगों की एक कमान होती है। आप उस रंगों की कमान को समझ लो कि वो क्या है। वो जो रंगों की कमान है ना, वो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ठीक। ये रंगों की कमान
स्पेक्ट्रम कहलाती है। ठीक है, ठीक है। यही रंगों की कमान आपको एक और चीज़ से भी मिल जाती है। आप अगर कोई खूबसूरत शीशे के बने हुए नग होते हैं उनको लाइट में से पास करें तो उनसे भी कलरफुल रोशनी निकलती है। यस। ठीक है, तो एक चीज़ होती है शीशे का, मिलता है प्रिज्म, उर्दू में उसको बोलते हैं मंशूर। शीशे का एक टुकड़ा होता है इस तरह का। ठीक है, उसमें से जब लाइट पास होती है, ठीक, यस। तो बहुत अमेजिंग उसमें से पैटर्न बनता है लाइट का। ठीक है, प्रिज्म में से आप यहाँ से लाइट पास करें, इधर से लाइट पास करें, तो इधर से आपको कलर्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। आपको कौसे कज़ा में आपको 3 कलर ज़्यादातर नज़र आते हैं, लेकिन आप अगर इसको लैब के अंधेरे कमरे में करें तो आपको 7 कलर नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो भी एक पट्टी बन जाएगी, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यस। ठीक है, तो रंगों की एक पट्टी बन जाती है। ये ब्लू से शुरू होती है, ठीक है, नीले रंग से, सॉरी रेड से शुरू होती है, रेड से लेकर वॉयलेट तक जाती है। यस। ठीक है, वॉयलेट जामनी रंग होता है, गहरा जामनी रंग। ठीक है, रेड से लेकर वॉयलेट तक, लाल से लेके जामनी रंग तक, बीच में और भी कलर आते हैं। ठीक है, उसमें येलो भी आता है, ऑरेंज भी आता है, ग्रीन भी आता है, ब्लू भी आता है। ठीक है, और इंडिगो भी आता है, और पता नहीं और भी कलर्स आते होंगे, लेकिन 7 आते हैं बस। ठीक है, जो नज़र आते हैं हमें। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं इस पट्टी को। ठीक है, अगर आप इस स्पेक्ट्रम को, इस पट्टी को किसी पावरफुल चीज़ से देखें, लेंसेज लगा के, एक चीज़ होती है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, उसमें लेंसेज होते हैं, वो इस पट्टी को और ज़्यादा खोल सकता है। यस। क्या कर सकता है? कूल। जी हाँ, ज़्यादा खींच सकता है, बहुत ज़्यादा खींचता है, इधर भी और उधर भी। ठीक है, खींचता है तो इसके अंदर की पिक्चर वाज़े हो जाती है। अंदर क्या होता है कि इसके जो कलर्स होते हैं ना, ठीक है, वो असल में सेपरेट होते हैं, यस। स्प्लिट हो जाते हैं, बिल्कुल स्प्लिट हो जाते हैं कलर्स। क्या हो जाते हैं? स्प्लिट। बिल्कुल खुल जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, एक एक बाल अलग कर दो। यस। ठीक है, अगर मैं सारे बाल मरोड़ के दिखाऊं आपको, आपको एक ही रस्सी नज़र आएगी ना। यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस रस्सी को खोलूं, मुझे मिलेगा क्या आखिर में? क्या रस्सी एक ही टुकड़ा है या धागे हैं अंदर? अलग अलग धागे हैं। यस। ठीक है, जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है ना, वो असल में उसमें स्प्लिट कलर होते हैं। क्या होते हैं? स्प्लिट कलर। बिल्कुल एक कलर दूसरे से जुदा होता है। ठीक है, अलहदा 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 अलहदा। ठीक है, अगर ये जुड़े हुए हो तो फिर कंटिन्यूस लगता है, लेकिन असल में क्या होता है? स्प्लिट होता है। क्या होता है? स्प्लिट। जी, लेकिन ये नज़र तब आता है जब आप इसको हाई रेजोल्यूशन में देखें। इसको कहते हैं हाई रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। ठीक है, यस। हाई रेजोल्यूशन में देखें तो ये आपको स्प्लिट नज़र आएगा। इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यस। ठीक है, उन्होंने ये एतराज़ किया कि अब बड़ा सुनने वाली बात है कि उनकी Yes. सोच कितनी बारीक थी, एतराज़ करने वालों का आप दिमाग देखें। ठीक है, रदरफोर्ड भी बड़ा ज़हीन आदमी था। ये अक्ल की अक्ल से लड़ाई है। ठीक है, ज़हीन लोगों की अक्ल की कुश्ती है, कुश्ती। इस कुश्ती को ज़रा एंजॉय करें आप, यस। कि इतराज़ करने वाले का दिमाग देखें। मैं तो खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि साइंसदान वर्सेस साइंसदान कितना मुश्किल मुकाबला होता है। ठीक है, और अपनी थ्योरी मनवाना साइंसदान से एक बहुत बड़ी, एक इल्मी शख्सियत नहीं है, पूरे ज़माने के इल्म के सामने अपनी थ्योरी मनवाना बहुत बड़ी बात है। यस। इट्स नॉट इजी। ठीक है, इसलिए पूरी ज़िंदगी में एक ही थ्योरी दे पाते हैं बेचारे, या 2। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो ज़्यादा काम कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उनका इतराज़ अब ये है कि अगर तुम्हारा एटम
मैं आपको समझाने के लिए ना एक प्याला बना देता हूँ, ठीक है? Yes. प्याला बना देता हूँ मैं। ये मेरा प्याला है, ठीक है? Yes. और ये बीच में हो गया न्यूक्लियस, Yes. Sir. ठीक है? प्याला कुछ इस, सॉरी, प्याला वो वाला बना देते हैं, ये वाला प्याला नहीं बनाते, किसी और डिज़ाइन का प्याला बना देते हैं। ये इस तरह का बाउल बना देते हैं, ठीक है? सही है? Yes. वैसे भी प्याले ज़्यादातर इसी डिज़ाइन के होते हैं, ठीक है? ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया, ठीक है? ये वाला प्याला, Yes. क्योंकि इस तरह का प्याला मैच कर रहा है रदरफोर्ड की सोच से, ठीक है? रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है? और सेंटर में न्यूक्लियस है। इसका मतलब जो प्याले का बॉटम है वो न्यूक्लियस हो गया, Yes. और बाकी प्याला जो है वो इसके ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है? Yes. तो अब हम ज़रा इस प्याले को माइंड में रख के इस एतराज़ को समझते हैं, ठीक है? ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, ठीक है? ये न्यूक्लियस रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूमेंगे इस बाउल में, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है वो बाउल में ऊंचा घूमेगा, ठीक है? Yes. वो ऐसे जाएगा घूम के, पूरा चक्कर काट के वापस आएगा और घूमता रहेगा, ठीक है? Yes. दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा होगा रदरफोर्ड के मुताबिक, ठीक है? उसके पास ज़रा कम एनर्जी है, ठीक है? और उसके इससे ज़्यादा एनर्जी वाला भी होगा, वो बिल्कुल चोटी पे घूम रहा होगा, ठीक है? और रदरफोर्ड के मुताबिक ये घूमते रहेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है? पहला एतराज़ तो उन्होंने किया कि जी ये तो शुआएं निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। अगला एतराज़ देखें, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इन्होंने, स्पेक्ट्रोस्कोपी वालों ने एटम की शुआओं का स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी तरह से देख रखा था। वो जानते थे जब रंग निकलते हैं तो मखसूस रंग निकलता है, Yes. एक मखसूस कलर निकलता है जिसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है, फिर दूसरा कोई कलर बीच में नहीं निकलता है, फिर आगे जाके एक और मखसूस कलर निकलता है, फिर दूसरा कोई कलर नहीं निकलता उसके बीच में, फिर आगे जाके एक मखसूस कलर निकलता है। इस तरह ख़ास ख़ास रंगों की रोशनी निकलती है, हर किस्म की रोशनी नहीं निकलती, हर रंग नहीं निकलता, Yes. हर सुर नहीं निकलता, इसमें से ख़ास ख़ास सुर निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते। अगर इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम सकता है, ठीक, तो जब वो यहाँ पे आएगा तो लो फ्रीक्वेंसी निकालेगा। उन्होंने कहा जब थोड़ा नीचे आएगा थोड़ी और लो फ्रीक्वेंसी निकालनी चाहिए, थोड़ा नीचे आएगा थोड़ी और लो निकालनी चाहिए, थोड़ा नीचे आएगा थोड़ी और लो। बताओ हर पॉइंट से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? जब उसकी एनर्जी कम होगी, कम तो होगी ना? Yes. हाँ, हर पॉइंट से गुजरेगा ना प्याले के, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिससे नहीं गुजरेगा, हर पॉइंट से गुजरेगा। तो हर रंग की रोशनी बरामद होनी चाहिए ना, सिर्फ 6-7 क्यों है? इसमें तो हजारों रंग की रोशनी निकलनी चाहिए, Yeah. पूरी जगह भरी होनी चाहिए। यहाँ इस पॉइंट पे आया है तो ये निकला है, तो ठीक है, मैं 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, जितने बनाओ, ठीक है, 7 8 9 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Continue. लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, एक मखसूस लाइन बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए, पूरी पट्टी भरी हुई होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। Yes. लेकिन होता क्या है, जब हम गैस को गर्म करते हैं, एटमों को गर्म करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनों का जो डांस है उसको हम देखते हैं और उनके हम सुर सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक मखसूस सुर निकालते हैं, फिर कोई सुर नहीं होता, फिर एक मखसूस सुर निकालते हैं, फिर और बीच में कोई दूसरा साज, कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी दस्तयाब नहीं होती। Yes. ये क्यों होता है? अब आप अंदाज़ा करें, खुद को आप रदरफोर्ड की जगह रख के देखें जिसने इतनी मेहनत की होगी, हाँ, कैसे बाउंसर लगे होंगे दो, हाँ, Yes. जो उसकी फील्ड से भी नहीं है, वो केमिस्ट्री का था ठीक है, और ये एतराज़ कहाँ से आए? फिजिक्स वालों से आए। Yes. हाँ, आसान है मुश्किल है? मुश्किल है ना? आगे देखें। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है?
तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? इफ़ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी निकालेगा फॉर्म एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसका स्पेक्ट्रम भी कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ और जुदा नहीं होना चाहिए, कहीं स्प्लिट नहीं होना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम। बट इन फैक्ट लेकिन होता क्या है, हमें लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आता है, लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, हमें स्पेक्ट्रम जो नज़र आता है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये दो एतराज़ात आए और रदरफोर्ड के मॉडल में उसके प्याले में दरारें पड़ गई, प्याला क्रैक हो गया। ठीक है, although the scientists had objections on the atomic model presented by the Rutherford, yet it cultivated thought-provoking ideas among them. लेकिन जो मॉडल था वो इल्म से खाली नहीं था। ठीक है, उनकी सोच को आगे बढ़ाने में मॉडल ने काफ़ी मदद की। ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग था, सोच को उकसाने वाला था, सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया रदरफोर्ड ने। वो एक्सपेरिमेंट करके साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दे इनिशिएटेड द क्वेस्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उन्होंने इन सवालों के जवाबात पाने के लिए तहकीक शुरू कर दी। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स, और वाई आर एटम स्टेबल, एटम स्टेबल क्यों है? वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है? साइंटिस्ट्स कंसिडर्ड देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट परफेक्ट। एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, और यकीनन कोई और ऐसी इस थ्योरी में कोई कमी ज़रूर है। ठीक है, कोई इसमें ज़रूर मॉडिफिकेशन, कोई तब्दीली तरमीम करनी पड़ेगी। ये इंडिकेट कर रहा था, इस बात को जाहिर कर रहा था कि कोई नई थ्योरी बनानी पड़ेगी, कोई नया मॉडल बनाना पड़ेगा। वो ज़रूर होगा, अगर हम उस बारे में तहकीक करें हमें वो नया मॉडल मिल सकता है जो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, Yes. इंडिकेशन। लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है प्लानिटरी मॉडल गलत है, ठीक है नेक्स्ट मॉडल, लेकिन वो इसी मॉडल का ही वो है, इसी मॉडल से बहुत मिलता जुलता है जो अगला मॉडल है। ठीक, इसी का स्टूडेंट था नील बोहर, ये फिजिसिस्ट था। Yes. ठीक है, डेनमार्क का था, बहुत इंटेलिजेंट दिमाग था इसका और यंग था उस टाइम काफ़ी। नील बोहर was Danish physicist who joined Rutherford in 1912 for his postdoctoral research. PhD करने के लिए ये आया था, किसके पास? रदरफोर्ड के पास। In 1913, Bohr represented his atomic model based upon quantum theory. He won 1922 Nobel Prize for Physics for his work on the structure of atom. अब आगे की दास्तान पढ़ते हैं। अपने उस्ताद को इसने ट्रबल में देखा, नील बोहर ने रदरफोर्ड को देखा। ठीक, कि उसका मॉडल आया है और ये सारा कुछ हुआ है। ठीक, Yes. और मैं ये पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, फिर आपको ये सारी स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी अब बहुत इंटरेस्टिंग है, Yes. अमेजिंग है। कीपिंग इन व्यू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, अब नेक्स्ट मॉडल को हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको न्यू मॉडल नहीं मानता हूँ, आप आगे देखिएगा। ठीक है, ये उसी में इसने एक बेहतरी की है। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, Niels Bohr presented another model of atom in 1913. The quantum theory of Max Planck was used as foundation of this model. According to the Bohr's atomic model, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. The energy of revolving electron is quantized as it revolves only in orbits of fixed energy called energy levels by him. The Bohr atomic model is shown in figure. नीचे दिया गया है बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर साहब फिजिक्स के बैकग्राउंड से थे। बोहर साहब की नई नई शादी हुई थी, ठीक, जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया। Yes. जब इतराज़ात हुए और इतने इंटरेस्टिंग इतराज़ात हुए और कुश्ती शुरू हुई, इल्म की कुश्ती, अकल की, तो रदरफोर्ड
बोहर साहब ने हनीमून पे जाना था, उन्होंने कैंसिल कर दिया और कमरे में सारे कागजात लेके अपने उस्ताद का मॉडल भी और जो दूसरों की तहकीक थी, स्पेक्ट्रम वालों की भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वालों की भी, सारी रिसर्च लेके कमरे में खुद को बंद कर लिया। Yes. कुछ दिन तक कमरे के अंदर बंद रहे बोहर साहब, और उसके बाद कमरा खोल के जब निकले तो वो एक अमेजिंग थ्योरी लेकर आए जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। और उस्ताद की थ्योरी का जो मसला था वो हल हो गया। वो क्या थ्योरी लेकर आए ना, असल में उनके माइंड में दो चीज़ें थीं। बोहर के माइंड में दो चीज़ें थीं। अगर हम यहाँ एक पेज इंपोर्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने बीच में एक पेज इंपोर्ट कर लिया ताकि हम रदरफोर्ड के बाद बोहर के काम को इसी जगह समझ सकें, कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है। बोहर साहब जब निकले तो फिर बोहर साहब जब अंदर थे तो क्या था उनके माइंड में? बोहर साहब के माइंड में दो बातें थीं। रदरफोर्ड का जो मॉडल है, अपने उसका जो टीचर भी था रदरफोर्ड, तो इसके अलावा दो मालूमात उसके पास थीं। जो मालूमात अभी आपके पास हैं, इसके अलावा दो मालूमात उसके पास और थीं। ठीक है। एक मालूमात में से एक तो आपको पता है रदरफोर्ड का है कि न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। उसको ये पता था कि मेरे उस्ताद के काम में यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, न्यूक्लियस बिल्कुल बिल्कुल सही दरियाफ्त है रदरफोर्ड की। ठीक, इसमें न्यूक्लियस के अंदर कोई इशू नहीं है। इशू है बाहर इलेक्ट्रॉन के साथ, इशू एटम के बाहर के इलाके में आ रहा है। ठीक है। और इशू क्या आ रहा है कि वो क्यों हर वक्त घूमेगा, गिरेगा क्यों नहीं। ठीक है। स्टेबिलिटी का इशू है कि एटम स्टेबल कैसे है, अपने आप को बरकरार कैसे रख सकता है वो। ठीक है। मसला इस चीज़ का था उसके जहन में। मसला ये है कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट कैसे बरकरार रखेगा। ठीक है। अपने मदार में कैसे खुद को बरकरार रखेगा, ये सवाल था उसके जहन में कि अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में खुद को बरकरार रख सकता है, ठीक है, तो फिर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और वो मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जो उसका नुक्स है वो दुरुस्त हो जाएगा। अब रदरफोर्ड का काम न्यूक्लियस का होना, इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, और उसके एतराज़ात तो उसके सामने थे। इसके अलावा दो और बहुत कीमती चीज़ें थीं, बहुत कीमती कागज़ थे जो उसके माइंड में थे Yes. या उसके पास थे। ठीक है। और वो लैब से आए थे उसके पास। ठीक है। लेबॉर्ट्री के तजर्बात से उसके पास वो डेटा आया था। एक तो डेटा था उसके पास हाइड्रोजन एटम का। ठीक है। हाइड्रोजन एटम को जब गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, उसका साइज बदलता है हाइड्रोजन एटम का। आपको पता है हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को जब आप गर्म करते हैं ना तो वो जंप करता है। Yes. ठीक है। फिर जब उसको और गर्म करोगे वो और जंप करेगा। ठीक है। फिर जब ठंडा करोगे फिर नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन उसका, और ठंडा करोगे और नीचे आ जाएगा। उसके पास ये डेटा था कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है ना, वो जंप करता है। क्या करता है? Jump. जंप करता है। उसको जंप्स का उसके पास डेटा था। ठीक है। Yes. डेटा था उसके पास बाकायदा कागजात में। ठीक है। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने इस बात को शो किया था, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि छलांगे क्यों लगाता है इलेक्ट्रॉन। सही Yes. कि गर्म करो फिर इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा करो फिर छलांग लगा के वापस नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों करता है? एक्सपेरिमेंट करने वालों ने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई। Yes. ठीक है। एक तो ये डेटा था उसके पास, जंप्स का डेटा था।
जम्प्स डेटा कह देता हूँ मैं। किसके जम्प्स का? हाइड्रोजन का। यस ठीक, एच। दूसरा, उसके पास एक बड़ी अहम रिपोर्ट थी। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है जो दूसरी बात उसके पास आई थी। वो थी, जर्मनी का एक साइंटिस्ट था, जर्मन था वो, उसका नाम था मैक्स प्लांक। वो कई साल से वो तहकीक कर रहा था, यस किसी किसी चीज़ पे तहकीक कर रहा था वो। अब मैं उस तहकीक, उसकी क्या तहकीक थी, मैं उधर गया ना तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। यस बस मैं आपको खाली भी नहीं जाने देना चाहता, ठीक, इस मामले में। लेकिन मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इसका इतनी इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गर्म चीज़ों से निकलने वाली एनर्जी पे तहकीक कर रहा था। ठीक है, कि गर्म चीज़ों से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, मैक्स प्लांक उस पर क्या कर रहा था? तहकीक कर रहा था कि गर्म चीज़ों से एनर्जी कैसे निकलती है। कोई भी गर्म चीज़ है, कोयला है, ठीक है, लोहा तुमने भट्टी से गर्म करके बाहर निकाला, गर्म होता है ना। गर्म चीज़ों से, गर्म गर्म चाय का कप ले लो या जो भी ले लो, या सूरज ले लो, जो गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ों से एनर्जी कैसे बाहर निकलती है, वो इस पे क्या कर रहा था? तहकीक कर रहा था। और वो कई सालों से इस तहकीक में था। और उसके पास एक ऐसी ऐसी थ्योरी निकल के सामने आई, एक ऐसी इक्वेशन निकली, ठीक है। यस वो इक्वेशन तो बिल्कुल सही थी, मतलब उसको सही सही आंसर दे रही थी एकदम। जो एक्सपेरिमेंट करता था और जो इक्वेशन थी वो बिल्कुल सही आंसर दे रही थी। लेकिन इक्वेशन का मतलब इतना अजीब था कि वो किसी को बताने के लिए तैयार नहीं था। उसको यकीन था कोई मानेगा नहीं। मसलन ये एनर्जी बाहर निकल रही है, ऐसा क्या उसमें से सामने आ गया? आप यूं समझ लें, इतना अजीब रिजल्ट था जैसे लैब में जिन निकल आया हो। ठीक है, अब किसी की लैब में जिन निकल के आ जाए, वो कैसे बताएगा मेरी लैब में से जिन निकला है? हाँ? और जिन को उसने 3 साल कैद करके रखा। ठीक है, किसी को उसने नहीं बताया, ना अपनी इक्वेशन के बारे में, ना उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, ना जो उसको जवाब मिला था, हालांकि वो जवाब बिल्कुल ठीक था, इस खौफ से कि साइंसदान मानेंगे नहीं, हंसेंगे। ठीक है, कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे कि मेरी इक्वेशन में ये चीज़ निकली है और ये एक्सपेरिमेंट में भी वही चीज़ निकली है और ये बात सच है। ठीक है, क्या निकला उसकी उसकी इक्वेशन से? और उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, इक्वेशन बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। E=H², ठीक है। ये जो H है ना, ये एक फिक्स एनर्जी की क्वांटिटी है। इसको कहते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? क्वांटम बाद में इसका नाम प्लांक कांस्टेंट रख दिया गया इसके नाम पे। यस ठीक है, ये एनर्जी का क्वांटम है, क्वांटिटी है। उसने ये डिस्कवर किया कि जिस तरह मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, इस तरह एनर्जी भी फिक्स पार्टिकल्स की बनी हुई है। यस कितनी अजीब बात है ना। अगर आपको अजीब नहीं लग रहा है तो आप ज़रा खुद को मैक्स प्लांक की जगह रख के देखें। एक इंसान के पास इल्म ना हो उसको बात अजीब नहीं लगती, जिसके पास इल्म हो उसी को अजीब लगती है। ठीक भाई, अगर एक साइंटिस्ट उस जमाने में, जब लोग ये नहीं मान रहे थे कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, और वो खड़ा होके बोले कि नॉन मैटर भी पार्टिकल का बना हुआ है, उसको तो मार पड़ेगी। बोलेंगे आपने स्कूल में जाके साइंस नहीं पढ़ी? ठीक है, कि एनर्जी तो मैटर ही नहीं है, आप इसमें पार्टिकल कहाँ से लेके आ गए? भाई एक चीज मैटर ही नहीं है तो उसमें पार्टिकल कैसे आ जाएगा? सोचने की बात है ना। हाँ, बहुत अजीब और गरीब बात है। मसलन देखो, मसलन टाइम है, टाइम मैटर है क्या? टाइम मैटर नहीं है ना। टाइम ना वजन रखता है ना जगह घेरता है। मैं बोलूँ टाइम पार्टिकल्स का बना हुआ है, टाइम गेंदों का बना हुआ है, मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। यस एनर्जी भी तो इसी तरह नॉन मैटर है ना।
और उसने क्या डिस्कवर किया कि पार्टिकल्स की बनी हुई है। एक अजीब व गरीब फिजिक्स निकल आई उसकी लैब में से, जो पिछली सारी फिजिक्स को नहीं मानती थी। अजीब व गरीब जिन निकल आया बोतल से, जो कोई कानून नहीं मान रहा था, जो पहले जितना सीखा पड़ा था कोई नसीहत उस पर असर नहीं कर रही थी। समझ में आई बात? यस और वो उस जिन को छुपा के कई साल बैठा रहा कि मेरे इस जिन को कौन संभालेगा, कौन मानेगा। ठीक है, इस जिन को कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी। ये आज भी जिन जो है ना, ये इसको कोई सीधा नहीं कर सका है, कोई समझ नहीं सका इसको। ठीक है, ये इतनी अजीब थ्योरी है। हालांकि इसके ज़रिए इंसान इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है क्वांटम थ्योरी से। आपके कंप्यूटर्स इसी से बने हुए हैं। आपका जो मेमोरी कार्ड है ना, जिसमें आप सॉन्ग्स वगैरह रख लेते हो, या ठीक है डेटा रख लेते हो, ठीक है, वो मेमोरी कार्ड क्वांटम थ्योरी पे चलता है। डेटा स्टोर भी करता है और डेटा रीड भी करवाता है आपको। ठीक है, तो ये क्वांटम थ्योरी उसकी लैब में बरामद हो गई इस शक्ल में कि जी एनर्जी भी पार्टिकल्स की बनी हुई है, एनर्जी भी फिक्स क्वांटिटीज़ की बनी हुई है। ये रिपोर्ट, इस जिन की रिपोर्ट इसके पास थी। किसके पास थी? नील बोर के पास, कि एक नया जिन निकला है, ठीक है, जो कोई फिजिक्स नहीं मानता पहले की। ठीक है, अब उसके पास ये जंपिंग का डेटा है और एनर्जी की फिक्स क्वांटिटी का डेटा है। किसका डेटा है? कि E इज फिक्स क्वांटिटी, E इज फिक्स क्वांटम। ठीक है, यस ये दो रिपोर्ट्स उसके पास थी। अब नील बोहर इनको कंबाइन करने में कामयाब हो गया, इन दो आइडियाज़ को जोड़ने में कामयाब हो गया। जब उसने इस डेटा को देखा और इस डेटा को मैच किया, ठीक, तो उसके जहन में ये बात घंटी बज, मतलब जब आइडिया आना होता है आ जाता है, ठीक है, नहीं आना होता है नहीं आता है। ये अपने अपने नसीब की बात होती है। ठीक है, ये अपने अपने नसीब की बात होती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये बात ज़रूर है कि आता तलाश वाले के दिमाग में, बगैर तलाश वाले के दिमाग में नहीं आता। यस ठीक है, जितने तलाश करने वाले होते हैं उनमें से किसी को चुन लिया जाता है और उसको वो चीज़ दे दी जाती है। यस वो मोमेंट था, ठीक है, वो वक्त था, समझ लें। ठीक है, वो बारी आ गई थी फिर, ठीक है, बोहर साहब की, जैसे न्यूटन की बारी आ गई थी सेब के दरख्त के नीचे। ठीक है, उसको नवाज दिया गया। ठीक है, तो ये आइडिया एक ग्रेट आइडिया, इसको नवाज दिया गया। ठीक है, बोहर साहब के दिमाग को चुन लिया गया और उसके दिमाग पे वो नाजिल कर दिया गया ये आइडिया। यस वो आइडिया ये था कि जी एटम के अंदर की, और आप सोचें अभी बात सुने कि कितनी अजीब व गरीब बात है, कि एटम के जो अंदर की फिजिक्स है ना, वो है ही नहीं जो बाहर की फिजिक्स है। बाहर के जो कानून है ना, वो अंदर लागू नहीं होते। एटम के अंदर एक नई फिजिक्स चलती है, नया फिजिक्स और नया कानून चलता है। कौन सा चलता है? वो जिन जो उसके अंदर से निकला है, ठीक है, मैक्स प्लांक की लैब में, और वो जो कानून मानता है वो कानून एटम के अंदर चलता है। ठीक है, जो जिन मैक्स प्लांक की लैब में से निकला है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, और क्वांटम थ्योरी, वो जिन कानून पे चलती है और जिन उसूलों को मानती है, वो उसूल और कानून एटम के अंदर लागू होते हैं। हमारी दुनिया की और हमारी फिजिक्स की जितनी हमारी तहकीक है, वो कानून एटम के अंदर लागू नहीं होते। कितनी अजीब बात है। और वो जिन क्या कहता था, और उस जिन के क्या कानून थे क्वांटम थ्योरी के? वो ये थे कि एनर्जी नहीं, हर चीज पार्टिकल की बनी हुई है, हर चीज। ठीक है, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम लफ्ज का मतलब ही क्वांटिटी है। यस हर चीज फिक्स क्वांटिटीज से बनी हुई है। ठीक है, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप कैलकुलेटर पे, या आपने घड़ी देखी है ना, नंबरों वाली घड़ी देखी है ना? यस ठीक है, उसमें 1 सेकंड होता है, 2, 3, बीच में कोई और नंबर आता है? नहीं आता। नहीं ठीक है, फिक्स क्वांटम है। ठीक है, हर चीज फिक्स क्वांटिटीज की बनी हुई है, हर चीज पार्टिकल्स की बनी हुई है। ठीक है, ये उसके पास
नई थ्योरी आ गई, ठीक है, और उसने उस थ्योरी को अंदर इस्तेमाल किया और उसने कहा कि यही कानून लागू होता है और अंदर एटम के अंदर बाकी फिजिक्स का कानून लागू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पार्टिकल्स की बनी हुई है, पार्टिकल्स की बनी हुई है, इसका मतलब फिक्स क्वांटिटी में बढ़ेगी और फिक्स में कम होगी, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी में आएगी और फिक्स क्वांटिटी में जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स क्वांटिटी में बढ़ेगी और फिक्स क्वांटिटी में कम होगी। मसलन आप यूँ समझें कि मैं एक गाड़ी बनाऊँ, ऐसी गाड़ी बनाऊँ जिसकी रफ्तार या तो 25 हो सकती है या 50 हो सकती है या 100 हो सकती है या 125 हो सकती है, बीच में कोई रफ्तार नहीं हो सकती। अजीब बात है कि नहीं? यानी फिक्स क्वांटिटी में रफ्तार बढ़ेगी और फिक्स में ही कम होगी। गाड़ी चलानी है या 100 पे चलाओ या 50 पे चलाओ या 25 पे चलाओ, बढ़ाना है 25 से एकदम 50 पे जाएगी या 100 पे जाएगी या 125 पे जाएगी। तो गाड़ी इसका मतलब कौन से जेन को मान रही है? क्वांटम फिजिक्स के जेन को मान रही है। लेकिन शुक्र है हमारी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है, ठीक। इसका मतलब अगर ऐसा है तो गाड़ी का मोमेंटम भी क्वांटाइज हो जाएगा ना भाई। अगर वेलोसिटी क्वांटाइज होगी तो मोमेंटम क्या होगा? mv क्वांटाइज हो जाएगा ना। इसका मतलब मोमेंटम की भी एक फिक्स वैल्यू होगी। जब गाड़ी की वेलोसिटी एक फिक्स वैल्यू बढ़ेगी, मोमेंटम की एक अगली p1 p2 हो जाएगा फौरन। बीच में कोई और वैल्यू होगी? बीच वाली रफ्तार ही वो नहीं है तो वो वाली मोमेंटम की वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक। अब अगला मोमेंटम क्या होगा? mv, ठीक है, वो p3 होगा, फिक्स होगा। फिर अगला, ठीक है, p4 हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स अमाउंट में मोमेंटम चेंज होगा। एक चीज़ होती है उसको, अगर गोल चीज़ घूम रही है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? वो गोल चीज़ों का होता है, L1 L2 L3 L4। अगर आप इस मोमेंटम के साथ रेडियस मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। वो गोल घूमती हुई चीज़ का मोमेंटम होता है, ठीक है बेटा। ये थोड़ा बताया बहुत, ठीक है। ये जो थ्योरी बताई है ना कि गर्म चीज़ों में से फिक्स क्वांटिटीज़ में एनर्जी निकलती है, या एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, या एनर्जी भी पार्टिकल की बनी हुई है, ठीक है। ये तो मैंने आगे इसमें नहीं गया ये क्या थी और क्या, मैं तो वापस बोहर पे आ गया हूँ। बोहर ने इस आइडिया को यूज़ किया है, ठीक है। वो आगे जाता तो फिर वो काम ख़राब हो जाता, ठीक है। हम वापस बोहर की तरफ आ चुके हैं। मैक्स प्लांक से सिर्फ हमने यही आइडिया लिया है, ठीक है, कि एक और फिजिक्स भी है। अब आप मैक्स प्लांक के जब आइडिया को लगाते हो ना तो हर चीज़ की क्या है बेटा? फिक्स। हर चीज़ की फिक्स क्वांटिटीज़ हैं, एनर्जी की भी, ठीक है, मोमेंटम की भी, वेलोसिटी की भी, एंड एवरीथिंग की। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 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 वेलोसिटी फिक्स है, अगर उसकी एनर्जी फिक्स है, अगर उसका मोमेंटम फिक्स है, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका ऑर्बिट भी फिक्स होगा, क्योंकि एक मखसूस मोमेंटम पर वो घूम सकता है, ठीक। फिर उसका क्या होगा? जब मोमेंटम चेंज होगा तो फिर एक अगली वैल्यू मिल सकती है, उससे कम ज़्यादा नहीं मिल सकती। फिर उसको एक अगली वैल्यू मिल सकती है, उससे कम ज़्यादा नहीं मिल सकती। फिर अगली वैल्यू मिल सकती है, उससे कम ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में घूम रहा होगा वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, ना इससे कम वाले पे जा सकता है ना ज़्यादा वाले पे जा सकता है। वो बंधा हुआ है। यस। क्यों? ऑर्बिट है ही नहीं बीच में, एनर्जी दस्तयाब ही नहीं है। इसकी मैं आपको आपकी ज़िंदगी में मिसाल देता हूँ। देखो, अगर इस तरह का रैंप है, तुम यहाँ भी पैर रख सकते हो, यहाँ भी खड़े हो सकते हो, यहाँ भी खड़े हो सकते हो, यहाँ भी, हर वैल्यू पे खड़े हो सकते हो। ये रैंप जो है, हाँ। लेकिन अगर इस रैंप को मैं बना दूँ सीढ़ी, बताओ, ऐसे बना दूँ मैं, ऐसे अलग अलग साइज़ की, तुम यहाँ खड़े हो सकते हो, यहाँ भी हो जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 पे खड़े हो सकते हो। बताओ, इसके अलावा कहीं खड़े हो सकते हो? इधर खड़े हो सकते हो आप? इधर नहीं ना, इधर जगह है नहीं, गिर जाओगे। यहाँ खड़े हो सकते हो? नहीं। इस पॉइंट पे नहीं खड़े हो सकते, इस पॉइंट पे नहीं खड़े हो सकते, इस पॉइंट पे नहीं खड़े हो सकते, सिर्फ इन पॉइंट्स पे खड़े हो सकते हो। ट्रू है कि नहीं? यस। ठीक, समझे? हमारी सीढ़ियाँ क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक है। इनमें एक 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 स्टेट होती है, एक लेवल होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, और उसके बाद अगला एनर्जी लेवल होता है। इसकी कम पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी हाई है, इसकी और हाई है, इसकी और हाई है, इसकी और हाई। हर सीढ़ी की एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? ना उससे कम ना उससे ज़्यादा।
अब आप उस ज़रा बाउल वाली मिसाल पे आ जाओ कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक बाउल में घूम रहा था, ठीक है, हम बोहर के बाउल की बात करते हैं, ठीक। तो ये समझ गया बोहर, नील बोहर, कि बाउल असल में क्या है, इस बाउल में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ घूम सकता है, ठीक, इसको यहाँ बना देते हैं, या तो यहाँ घूम सकता है, इसको मैं गोल कर दूं अगर, ठीक है, या फिर यहाँ घूमेगा, या फिर यहाँ घूमेगा, या यहाँ घूमेगा। एनर्जी हाई होगी, अगले लेवल पे चला जाएगा, yes, और हाई होगी और अगले लेवल पे चला जाएगा। जब एनर्जी कम होगी, इससे निचले लेवल पे आ जाएगा, ठीक। जब एनर्जी लेगा, जब एनर्जी मिलेगी इसको, तो हाई ऑर्बिट में जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब एनर्जी निकालेगा, वही एनर्जी निकालेगा तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ जाएगा, लेकिन उसके बीच में कहीं भी नहीं रुकेगा। और जब एनर्जी ना लेगा ना देगा, वो अपने उसी ऑर्बिट में ही रहेगा, ठीक। समझ में आया आपको yes, कि ये एनर्जी लेवल्स डिस्कवर करने में वो कामयाब हो गया उस क्वांटम फिजिक्स से जो किसी और की लैब में डिस्कवर हुई थी। और उसको पता चला कि एटम के अंदर की दुनिया अलग है, उसके कानून ही अलग हैं, उसके उसूल ही अलग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। और वो ये थ्योरी डिस्कवर करने में कामयाब हो गया। अब क्वांटम थ्योरी और बोहर की थ्योरी के बारे में आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपको समझ में आए तो भी मुबारक हो, ना समझ में आए तो भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसकी एक वजह है, क्योंकि आज तक किसी को समझ में नहीं आई। जिसको समझ में आती है ना, वो गलत होती है, जिसको नहीं समझ में आती वो सही होती है, ठीक है। जो सही थ्योरी है वो समझ में नहीं आती, जो गलत है वो समझ में आ जाती है, yes, ठीक है। अगर आप सही समझ रहे होंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, थ्योरी को। जो असल थ्योरी है वो नहीं समझ में आती। अब आपको मैं कुछ बातें इधर, ठीक है, इसमें जो हमने पढ़ी थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बता देता हूँ, फिर हम नीचे रीड करेंगे, ठीक है। और समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल, रिवॉल्विंग एटम्स एब्जॉर्ब, यहाँ से बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या इमिट करते हैं, वो कंटिन्यूसली नहीं करते, डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर की दुनिया की फिजिक्स अलग है, वो ये कानून मानते ही नहीं है बाहर वाला, ठीक। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। क्यों? मैक्स प्लांक का जिन ये कहता है कि हर चीज़ क्वांटाइज्ड है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, ये फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में वो करता है, रिवॉल्व करता है। फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट की बात ही गलत है, इनको लिखना चाहिए ओनली ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी एग्जिस्ट इनसाइड द एटम। कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं वो सिर्फ हैं ही फिक्स एनर्जी वाले, बीच में कोई दूसरे ऑर्बिट है ही नहीं, ठीक। अब एक जगह है ही नहीं घूमने की, भाई एक जगह पटड़ी है ही नहीं, तो रेल जाएगी कैसे? हाँ, तो इसलिए एटम के अंदर की जो दुनिया है ना, वो क्वांटाइज्ड है। इसलिए जो एनर्जी लेवल है, या ये है, ठीक है, या ये है, ठीक है, या ये है, और कोई एनर्जी लेवल नहीं। इधर कोई एनर्जी लेवल नहीं, इधर इधर नीचे गिरेगा, yes, ठीक है, इधर घूमेगा, इधर नीचे गिरेगा, इधर घूमेगा, इस जगह घूमेगा, इधर नीचे गिरेगा, इस जगह घूमेगा, इधर नीचे गिरेगा, इस जगह घूमेगा, इधर नीचे गिरेगा। यहाँ रुकने का बीच में कोई चांस नहीं है, नहीं है। क्यों? yes, ऑर्बिट है ही नहीं। बात समझ में आ गई आपको? yes, तो रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट, गलत है ये बात, ये वाली बात गलत है। ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल, ओनली फिक्स एनर्जी ऑर्बिट लेवल एग्जिस्ट इनसाइड द एटम्स, ठीक है। कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, इनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं बाय हिम। उसने कहा था कि एनर्जी लेवल्स हैं। द बोर एटॉमिक मॉडल इज शोन, बोहर का एटॉमिक मॉडल ये शो किया गया। इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा क्योंकि यहाँ एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है, वो घूमेगा,
ना इससे कम पे ना ज़्यादा पे, ठीक है। एनर्जी हासिल करेगा, जंप करके ऊपर चला जाएगा, अगली ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक। नीचे अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जगह खाली है, वापस आएगा, वो एनर्जी निकाल देगा, ठीक। और अगर नीचे इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, नीचे और जगह बन गई, नीचे चला जाएगा और एनर्जी निकालेगा। इन दोनों एनर्जीज का जितना फ़र्क होगा उसको हम डेल्टा ई कहते हैं, Yes. एनर्जी का फ़र्क। आपको पता है वी एफ माइनस वी आई वी डेल्टा वी होता है, तो ई एफ माइनस ई आई वी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, Yes. चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। और ये इक्वेशन उसी की है, ये वही जेन है मैक्स प्लांक का जेन क्वांटम फिजिक्स का, ई इक्वल्स एच न्यू, Yes. कि एनर्जी फिक्स क्वांटिटी में आएगी, Yes. फिक्स क्वांटिटी में जाएगी। जब फिक्स क्वांटिटी में एकदम जाएगी तो एक मखसूस कलर निकालेगी, ना उससे पहले वाला कलर निकल सकता है, ना उससे अगला कलर निकल सकता है, Yes. ठीक है। जो एनर्जी गैप है वही कलर निकलेगा, ये फ्रीक्वेंसी है रंग की, ठीक। ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, ठीक, तो आपको जामनी कलर मिल सकता है, ब्लू कलर मिल सकता है, वो ऊपर वाले कलर मिलेंगे आपको स्पेक्ट्रम के। थोड़ी एनर्जी हुई आपको रेड मिलेगा, येलो मिलेगा, Yes. दरमियानी एनर्जी हुई आपको ग्रीन मिलेगा, ठीक। तो फिक्स कलर्स आपको मिल सकते हैं, हर रंग की तवक्को नहीं कर सकते आप। समझ में आई आपको ये बात? Yes. इसलिए अब आपको कुछ क्लियर होता है, ठीक है, कैसे स्पेक्ट्रम वगैरह और सारी बात क्लियर हो गई यहाँ पे आके। कहाँ है स्पेक्ट्रम? नीचे है, ठीक है। अभी समझ में आता है ना आपको कि स्पेक्ट्रम क्यों है? Yes. आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। समझ में आया तो भी मुबारक हो, ना आया तो भी मुबारक हो। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। The hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electron are revolving in the one of its circular orbits of radius r around the nucleus. हाइड्रोजन एटम छोटे न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है रेडियस आर रेडियस का उसके न्यूक्लियस के गिर्द। हाइड्रोजन बहुत सिंपल है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और आर रेडियस का एक ही ऑर्बिट होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका रेडियस आर होगा। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी है जो क्वांटाइज्ड है, मतलब कम ज़्यादा वाली है ही नहीं, Yes. ठीक है। कितनी अजीब बात है ना। एक दूध वाला अगर क्वांटम फिजिक्स उस पर अप्लाई हो जाए, वो कहे कि आपको दूध मिलेगा आधा किलो, या आपको मिलेगा 1 किलो, या मिलेगा 1.5 किलो, हाँ, Yes. इसके बीच में मैं दूध दूंगा ही नहीं। क्यों? इसके बीच में दूध होता ही नहीं है। आप बोलेंगे अंकल नहीं होता है, वो बोलेगा नहीं होता है, मैं तो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया से आया हूँ, हमारी दुनिया में तो बीच में दूध होता ही नहीं है। अजीब बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही चक्कर हो गया कुछ फिजिक्स के साथ भी, ठीक है। दूध भी छीन लेंगे और मार के भगा देंगे, हाँ। दैट्स नाइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ईच ऑर्बिट हैज़ ए फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी और वो क्वांटाइज्ड है। मैंने दूध की मिसाल इसीलिए दी थी आपको। आगे है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्सॉर्ब एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहता है तो ना तो वो एनर्जी रेडिएट करता है ना एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। Yes. कर ही नहीं सकता क्योंकि हर वैल्यू को वो ले नहीं सकता ना दे सकता है, ठीक है। वो दूध वाले की मिसाल आप ले सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया से आया है। Yes. दूध वाला ना बीच में दूध देगा ना उतने पैसे लेगा, ठीक है। पाव वाला हिसाब ही नहीं ना उसका फिर, ठीक है। Yes. तो इसलिए ना इतने कम पैसों में ना लेगा ना देगा, बीच वाला हिसाब है नहीं उसका, ना लेगा ना देगा, वहीं रुका रहेगा। The energy is emitted and absorbed when the electron jumps from one orbit to another. जब उतनी एनर्जी या उतने पैसे आप दे देंगे कि उसके हिसाब में एक आप अगली वैल्यू ले सकते हैं, तो फिर वो उस एनर्जी को कबूल कर लेगा और अगले ऑर्बिट में चला जाएगा, Yes. ठीक है। आपको दूध मिल जाएगा फिर। आगे नेक्स्ट क्या है, when an electron jumps from lower orbit to higher orbit, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी जज्ब करके ऐसा करता है।
लेकिन एनर्जी जज्ब तब करता है जब उतनी एनर्जी हो जाती है अगले के बराबर, उससे कम को कबूल नहीं करेगा। When it jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy. फिर अगर नीचे जगह खाली हो तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाता है और वो एनर्जी जो इसने ली थी वो रिलीज कर देगा। चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज गिवन बाय प्लांक्स इक्वेशन। ये प्लांक की इक्वेशन से ये आपको एनर्जी निकलने का की इक्वेशन मिलती है प्लांक की इक्वेशन से। ये बोहर की नहीं है, प्लांक की है, क्योंकि ये फिजिक्स उसकी लैब में डिस्कवर हुई थी। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक, एच एनर्जी का क्वांटम है, एनर्जी का पार्टिकल है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, where h is Planck's constant equal to 6.63 10 to the power minus 34 joules second and v is the frequency of light. सॉरी v नहीं है, ये न्यू है। ठीक है, बुक वालों को v नहीं लिखना चाहिए था, मेरे ख्याल से v लिखा है इन्होंने जी, v लिख दिए, असल में न्यू होता है, न्यू यूँ लिखते हैं इसको। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, न्यू का सिंबल इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट्स ऑफ, पांचवा पॉइंट सबसे अहम है। ठीक है, जो बोहर का है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम MRV एज गिवन MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। अब आप देख सकते हैं MV मोमेंटम होता है ना, और रेडियस शामिल हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का मोमेंटम क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा, MV होता है। यस अगर कोई चीज़ गोल रास्ते में घूम रही है तो रेडियस होता है कि नहीं होता उस चीज़ का, गोल चीज़ का रेडियस होता है ना। अगर आप रेडियस मल्टीप्लाई करोगे तो वो मोमेंटम फिर उसका एक नया नाम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम होता है। यस ठीक है, L। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दुनिया में हमारी फिजिक्स अप्लाई नहीं होती, क्वांटम फिजिक्स इस्तेमाल होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी उसकी ख़ास वैल्यूज़ होंगी, उसके अलावा वैल्यूज़ नहीं होंगी, सिर्फ मखसूस वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी पार्टिकल्स का बना हुआ है, एक फ़िक्स वैल्यू में बढ़ेगा और फिक्स वैल्यू में कम होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, बीच में कोई वैल्यूज़ नहीं होंगी। और वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी, NH/2 पाई, यानी H/2 पाई के हिसाब से बढ़ेगा। अब आप इसको देख लें ज़रा, देखें H/2 पाई तो फिक्स क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये इसका कम से कम मोमेंटम है, यस छोटे से छोटे ऑर्बिट का 1H/2 पाई। अगला ऑर्बिट आएगा तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 2H/2 पाई, अगला ऑर्बिट होगा तो 3H/2 पाई, अगला ऑर्बिट होगा तो 4H/2 पाई, अगला ऑर्बिट होगा तो 5H/2 पाई। बात समझ में आ गई आपको? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2 पाई के हिसाब से बदलेगा। क्लियर? जब भी क्वांटम फिजिक्स की इक्वेशन होती है ना, उसमें ये H लाजमी होता है। ठीक, हालांकि हमारी फिजिक्स की जो हमारी दुनिया में जो हमारी दुनिया है उसमें एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला है, और जो एटम की दुनिया है उसमें एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला है NH/2 पाई। आगे बढ़ते हैं। where n is the quantum number of orbit number having values 1 2 3 and so on। जो n है इसमें वो ऑर्बिट नंबर है, पहला ऑर्बिट होगा तो 1, दूसरा ऑर्बिट होगा तो 2, तीसरा 3, चौथा 4 और इस तरह चलता जाएगा। व्हाट इज नेक्स्ट? बोहर थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, इस डब्बे में क्या है और फिर किस्सा ख़त्म। Quantum means fixed energy. It is the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation. Quanta is plural of quantum, and in 1918, Nobel Prize in Physics was awarded to German physicist Max Planck for his work on quantum theory. बाद में जब ये थ्योरी एक्सेप्ट हो गई तो मैक्स प्लांक की जान में जान आई कि ये जिन जो है ना, शुक्र है किसी और को भी समझ में आया है, कोई और भी है जो इसको कबूल करने के लिए तैयार है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक, समझ में तो खैर किसी को नहीं आया था, लेकिन कम से कम एक और बंदा बोहर शामिल हो गया। ठीक है, यस शामिल हो गया
इस कम से कम उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, हजम नहीं हुई किसी को, यस एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसलिए फिर मैक्स प्लांक की जो थ्योरी है वो एक्सेप्ट हो गई। और क्वांटम फिजिक्स क्योंकि असल में समझ में तो किसी को नहीं आई थी, लेकिन जब बात लैब से आ जाती है ना दलील, यस फिर उससे इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्वांटम फिजिक्स को आइंस्टाइन जैसा इंसान पूरी ज़िंदगी लड़ता रहा, फिर बोहर और आइंस्टाइन की जंग थी, आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये दो साइंसदान पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। यस कौन? ये नील बोहर और आइंस्टाइन, ठीक है। हालांकि आइंस्टाइन भी इस थ्योरी को लाने में, वो भी इस जिन को निकालने में उसका भी काम है, उसका भी हाथ है। यस क्वांटम फिजिक्स का जो जिन निकला है मैक्स प्लांक की लैब में निकला, पहले उसी ने निकाला, फिर इसने अपनी लैब से निकाला। यस आइंस्टाइन भी इसको निकालने में शामिल है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस जिन को निकाला, ठीक है। बाद में बहुत सारे थे जो खिलाफ हो गए थे उस जिन के, और पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। यस नील बोहर जो था ना, वो इसका बहुत पक्का फ्रेंड था क्वांटम फिजिक्स का। उसने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। आइंस्टाइन पूरी ज़िंदगी लड़ता रहा, कहता रहा ये फिजिक्स ठीक नहीं है, ठीक है, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ती है, यस हमें सही नहीं लगती है, इसमें कोई गड़बड़ है, कोई मसला है, ये अजीब है, ठीक है। लेकिन पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे ये, लेकिन क्वांटम फिजिक्स है कि जाने का नाम नहीं लेती, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स कहती है मैं इधर हूँ, मुझे हटा के दिखाओ, यस ठीक है। इसलिए कोई अभी तक इसको हटा नहीं सका है। चीज़ें बनती जा रही हैं, ईजाद होती जा रही हैं, क्वांटम फिजिक्स यूज़ हो रही है, ठीक है, समझ में आए ना आए, ठीक है। क्या अजीब बात है। इट वॉज बेस्ड ऑन द, अब रदरफोर्ड, मैंने कहा था मैं इधर इस डब्बे को पढ़ूंगा, नाराज़ नहीं होइएगा अगर मैं इस डब्बे को पढ़ दूँ, नीचे और डब्बा भी है, चलें ठीक है, इसको हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिला के ले चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। यस अब इधर ही स्टॉप कर देते हैं इसको, ठीक है। इस डब्बे को अगले डब्बे के साथ पढ़ के, और अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब हम जो असली एटम है उसके बारे में बातें कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप भी अगर उस जिन को एक्सेप्ट कर लें, आपका दिल करे ना करे, समझ में आए ना आए। मज़े की बात यह है वो जिन कहता है क्वांटम फिज़िक्स का, जिसको मैं समझ में आ जाऊँ वो ज़हीन है, जिसको ना समझ में आऊँ वो ज़्यादा बड़ा ज़हीन है, ठीक है। समझ सके ना फरिश्ते के और क्या हूँ मैं, बशर के रूप में एक राज़े किब्रिया हूँ मैं।